किताब के लॉन्चिंग के इस कार्यक्रम में और एक महत्वपूर्ण बुक द न्यू वर्ल्ड, टाइटल से ही पता चलता है कि नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। इस मंच पर उपस्थित इसके लेखक आदरणीय राम माधव जी, इस मंच पर उपस्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक राणा सिंह जी, वाइस चांसलर चाणक्य लॉ कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वीसी फैजान मुस्तफ़ा जी, योर स्टोरी मीडिया से आदरणीय सरदार शर्मा जी, कुमुद कुमार जी, गुरु प्रकाश जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और हमारे सामने बैठे हमारे वरिष्ठ भारत सरकार के पूर्व मंत्री संजय पासवान जी, बिहार पुलिस सेवा के सबसे बड़े अफसर रहे एक्स डीजीपी बिहार पीके ठाकुर साहब, और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे नौजवान साथी। आज किताब का लॉन्चिंग का समय जरूर है, लेकिन धीरे धीरे रास्ते बदल गए। हम बिहार देश, क्योंकि टाइटल ही ऐसा है कि द न्यू वर्ल्ड, और न्यू वर्ल्ड में कई चीजें तो मुस्तफ़ा जी ने इंट्रोडक्शन का बता दिया, मैं उस पर बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखा। किताब तो मेरे को अभी हाथ में लगी है, मैं जरूर पढ़ूंगा। राम माधव जी को जरूर विश्वास दिलाता हूँ, उसको पढ़ूंगा जरूर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज ये सही में नया दुनिया बन रहा है, और न्यू वर्ल्ड की कल्पना में जो कई चीजों पे चर्चा हुई, ये भारत कैसे और खड़ा हो सकता, कई चीजों का अनुभव हम लोगों को बिहार के स्तर पर हुआ। जिस बिहार की चर्चा सरदार शर्मा जी कर रही थी, उस बिहार को भी देखा हम लोगों ने, क्योंकि जब बिहार बट रहा था तो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के निर्देश पर बिहार बटा, और यह था कि आदिवासियों समाज के कल्याण के लिए हम झारखंड को अलग कर दें। हम लोग विधायक थे, वोट देने में हाथ थरथरा रहा था। मात्र 3 विधायकों ने विरोध किया था, मात्र, और 325 एमएलए में से 322 ने वोट किया था अपनी अपनी पार्टियों के निर्देश पर। उनकी इच्छा नहीं थी, मेरी भी इच्छा नहीं थी, मैं भी नहीं चाहता था बिहार में, क्योंकि जब सोचता था कि आज हमारे पास टाटा है, बोकारो है, माइंस है, फैक्ट्रियों का अंबार है झारखंड में, और पूरा रेवेन्यू, उस समय का रेवेन्यू जो पूरे प्रदेश से आता था, उसका 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था, ओनली 13% इस बिहार से आता था। मतलब आप सोच नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। पहले हम लोग स्वतंत्र होते तो कोई वोट नहीं करते, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि सब लोग राजनीतिक पार्टी विचारधारा के साथ जुड़े थे, सबका कमिटमेंट था आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस राज्य का की कल्पना को जमीन पर उतारना है। और आप सोचिए उस बिहार को, जहां की 13% रेवेन्यू रहा होगा। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में कहता हूं कि हमारे पास सब कुछ था, नेतृत्व नहीं था। हमारे पास सब कुछ था, विजन नहीं था। हमारे पास लेगेसी में सब कुछ है। आज यदि इस संस्थान का नाम चंद्रगुप्त है, तो उस देश को स्वर्णिम काल देने वाला इसी पाटलिपुत्रा से। और चाणक्य लॉ कॉलेज के यहाँ वीसी बैठे,
तो यदि कूटनीति भी था तो इसी मगध ने दिया इस देश को। आप सोचिए, हमारी लेगेसी ऐसी है। हम अर्थशास्त्र, कूटनीति, समाज के कल्याण के लिए विचारधारा और हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म्स, आज नहीं हजारों वर्षों से सोशल रिफॉर्म्स होते रहे। और आप सोचिए 70s में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री, और तब आरक्षण की कल्पना की गई। मतलब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सामान्य महिलाओं को फर्स्ट टाइम 1977 में बिहार पहला राज्य था जहां वर्गीकरण किया गया। ओबीसी के अंदर जो अति पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। लेगेसी था, स्टेबिलिटी नहीं था। श्री बाबू के बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए वो आए और गए, उनका टर्म ही उतना था। जितना दिन में वो जगते थे उतना दिन में उसकी सत्ता चली जाती। तो आप सोच लीजिए कि 65 के बाद बिहार में 1990 तक कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक के लिए नहीं हुआ। कोई स्टेबल सरकारें नहीं थी, जबकि एक पार्टी की सरकार होती थी। 90 के बाद तो फुल कोalition चला। लालू जी भी सत्ता में आए, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, सब फुल कोalition का गवर्नमेंट रहा है। कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं आया, ये भी है। लेकिन इसके दर्शन दूसरे तरफ से हुए, एक का दूसरा हुआ, दूसरे का दूसरा। लेकिन मैं कह रहा था इकोनॉमी, इस बिहार की इकोनॉमी बदला जब अच्छा नेतृत्व आया, सोशल इंजीनियरिंग वाला नेतृत्व आया। मैंने कहा श्री बाबू, कर्पूरी ठाकुर, दो ऐसे मुख्यमंत्री हुए। एक ने इंडस्ट्री की शुरुआत किया श्री बाबू ने, और दूसरा सामाजिक न्याय का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। इन दोनों को मिक्सर नीतीश कुमार जी ने किया। एनडीए की सरकार बनी, बिहार में सुशासन स्थापित हुआ। जिसको बिहार आने में शर्म लगता था, आज वो गर्व से बिहार में सरदा जी रह रही है, ये गर्व से रह रही है, इनको दिक्कत नहीं है। आज 12 बजे रात में मैं गारंटी देता हूं, यदि आपका व्यक्तिगत दुश्मन कोई नहीं है, आप पटना से किशनगंज चले जाइए, बॉर्डर पार कर जाइए, आपको कोई नहीं छुएगा, इतना गारंटी देना चाहता। ये सुशासन है। और आज सड़कें देख लीजिए। मैं तो लंबे समय से 30 साल से बिहार की राजनीति में, हमारे टीके ठाकुर साहब हमारे डीआईजी भी रहे, तो काम भी हम लोग साथ में किए। हम लोगों ने वो दिन भी देखा, पटना से खगड़िया हम 5 से 6 घंटे में जाते थे, आज 2 से 2.5 घंटे में जाता। पटना से गया हमको 4 घंटा लगता था, आज हम 1.5 घंटे में जा रहे। पटना से मुजफ्फरपुर हम 3 घंटे में जाते थे, आज 1.25 घंटा में जा रहे। पटना से छपरा 3 घंटे में जाते थे, आज हम 1.25 घंटे में जाते हैं। और जिस बिहार को लोग पैसेंजर समझता था कि यहां से गरीब ही निकलेगा, आज इकोनॉमी बदली है। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, इस देश में कई चीजों का रिफॉर्म्स हुआ, क्योंकि 4 तरह के रास्ते चाहिए आपको, एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, रेलवेज, वाटरवेज। हमारे पास कुछ नहीं था। रोड पर भी गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, ये नहीं पता, क्योंकि हमारे जो नौजवान है इस पीढ़ी को नहीं पता है। ये मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वो दिन भी देखा हूं जिस दिन नीतीश कुमार जी ने पहली बार 2006-07 में लड़कियों को सिर्फ साइकिल दिया था, तो 2010 के चुनाव में 206 सीटें दिया था कि लड़कियों को साइकिल और पोशाक मिला, घर से बाहर निकल पाई, तो वो नई उमंग के साथ घर से बाहर निकली। ये सोशल रिफॉर्म था। आज क्योंकि हमारी अपेक्षा कुछ अधिक है, हम बॉम्बे को तुरंत पटना से जोड़ते हैं,
दिल्ली को तुरंत पटना से जोड़ते हैं, बैंगलोर को तुरंत पटना से जोड़ते हैं। तो देखिए, आप इकोनॉमी को समझिए। 4 कैपिटल है साथियों, एक तरह से मेट्रो कैपिटल दिल्ली को आप देखिए, उसके चारों तरफ आप देखिएगा सभी स्टेट बढ़ गए। उत्तर प्रदेश पीछे था, वो भी बढ़ गया। बॉम्बे को आप देखिए, एक तरफ समुद्र है, 3 तरफ हिंदुस्तान, तीनों प्रदेश, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, सब बूम कर दिया, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। 2000 और चेन्नई को देखिए, चेन्नई के भी 3 तरफ हमारा हिंदुस्तान, तीनों बढ़ चला। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा शू फैक्ट्री यदि आपको मिलेगा तो वो चेन्नई में मिलेगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बंगाल को जब देखिएगा, कलकत्ता को देखिएगा, इसके चारों तरफ गरीब मिलेगा। ये लेगेसी हमारा फंसा हुआ है, क्योंकि विंडो नहीं मिला, इकोनॉमिक सेंटर नहीं बन पाया। आज यदि बंगाल स्वयं गरीब, कलकत्ता को छोड़ दीजिए, पूरा गरीब है। हमने तो वो दिन भी देखा है कि वहां तो बहनें साड़ी लपेट के जीवन जीती थी, और हमारा जो बॉर्डर का इलाका था, किशनगंज, कटिहार, पाकुड़, ये सब स्थिति वही थी। तो आप देखिए, चारों कैपिटल की स्थिति डिफरेंट है। लेकिन अब हमारी 2 कमजोरी रही है। एक कमजोरी रही, बिहार में पानी से डरता था। उत्तर बिहार जाने में, उत्तर बिहार सिर्फ 21 जिले में 2008 में बाढ़ आया और 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए। तो 21 में से 14 जिले ऐसे थे जो सिर्फ पानी ही पानी दिखते थे, क्योंकि हम सिर्फ फ्लड फाइटिंग करते थे, कोई मैनेजमेंट नहीं करते। एक अच्छा नेतृत्व मिला, बिहार दिल्ली दोनों मिलकर एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम चलाया। और मैंने ये देखा, पिछले साल आप सोच नहीं सकते, मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा था, और जब हमें ये सूचना दी गई कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ रहा, क्योंकि मैं खगड़िया जिला से पॉलिटिक्स करता रहा, तो मैं पानी का प्रेशर समझता हूँ। 7 नदियां सिर्फ खगड़िया जिला में टेल पॉइंट पर आता है। और मैंने देखा नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार का मैनेजमेंट जो पिछले 20 वर्षों में बिहार को दिया, 14 लाख हेक्टेयर जमीन को फ्लड फाइटिंग से निकालकर कृषि योग्य बनाने का काम बिहार की सरकार ने किया। और आज बदला हुआ बिहार, उत्तर बिहार में हमको पानी से डर नहीं लग रहा। आप 6.5 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद, जहां 21 जिले में बाढ़ होती थी, 14 जिले में बाढ़ होती थी, वहां 156 गांव जो रिवर बेड में था उसमें पानी आया। ये पूरा बदला हुआ। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि अभी जितने इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा डिमांड दक्षिण बिहार में नहीं करते, उत्तर बिहार में करते। हमको मुजफ्फरपुर में जमीन दीजिए, हमको दरभंगा में जमीन दीजिए, हमको मधुबनी में जमीन दीजिए, हमको सुपौल में जमीन दीजिए, हमको पूर्णिया में जमीन दीजिए, क्योंकि ये लैंडलॉक स्टेट माना जाता था। दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला प्रदेश हूं मैं। हमसे आगे पहले बांग्लादेश था, वो भी पीछे छूट गया, इंडोनेशिया था, वो भी पीछे छूट गया। हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में, और क्योंकि मैंने झारखंड की चर्चा किया, लगभग 19-20 हमारा क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी हमसे 1/3 है झारखंड में। हम 3 गुना अधिक बिहार के लोग हैं, 14 करोड़ बिहारी, और क्षेत्रफल लगभग झारखंड के बराबर। हमारे यहाँ तो मैं कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि बिहार यूपी के लोग जहां पर रेल हम लोग का रुक जाए तो एक सभा हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इतना लोग वहां से उतरता है। आप समझिए, ये प्रदेश है डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला प्रदेश। 12,000 रेल हम लोग चला रहे हैं,
कि सिर्फ बिहार लौट कर आए, लोग अपने यहाँ छठ पूजा कर सके। पिछले बार लगभग 8,000 रेल सेवा दिया गया, स्पेशल ट्रेन चलाया गया, सफिशिएंट नहीं हो पाया। इस बार मैंने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रेल मंत्री जी से मिलकर विशेष आग्रह किया और इस बार 12,000 रेल हमें मिला। और इस पे भी डर लगता है कि कहीं इससे भी अधिक लोग नहीं आए, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम आसानी से जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सब्सिडी भी यूज की। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि बिहार की दो कमजोरी, एक पानी और दूसरा आबादी। अभी तक आबादी का कोई लाभ हमको नहीं था। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के लिए हमको काम करने का मौका दिया और मैं पूरे देश में जीएसटी समूह, जो मंत्रियों के समूह हैं, उसके अध्यक्ष भी हूं, कन्वीनर भी हूं। अभी मेरे रिपोर्ट के आधार पर जीएसटी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए। लोग कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों के स्लैब को पूरी तरह बदलाव किया। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हमको मौका दिया। मैं बिहार का बेटा और मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे पहले सुशील जी भी थे। और इस समय, जिस समय दुनिया हमको आंख दिखा रहा था, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था, दुनिया में हम पे टैरिफ पड़ रहा था, और मोदी जी ने कहा स्वदेशी अभियान चलाएंगे और भारत का टैक्स जो चार तरह का स्लैब था उसको घटाकर 2 तरह का टैक्स इस भारत में करने का काम। रोटी, कपड़ा और मकान, 5% रोटी पे टैक्स था, ब्रेड पर 12% का टैक्स था, 18% हम पराठा पे टैक्स लेते थे। आज मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा इस पूरी व्यवस्था को खत्म करो और पूरी तरह जो हमारा रोटी का किसी भी लैंग्वेज में यूज करने वाला शब्द हो, इसको 0% टैक्स पे लाओ, उसको लाने का काम। हम कपड़ा जो कभी 28% टैक्स पे पहनते रहे, 18% टैक्स पे पहनते रहे, 12% के टैक्स पे पहनते रहे, अब उसको 2 स्लैब में किया। पहले 1,000 रुपया पर हमको 12% टैक्स देना पड़ता था, 2,500 रुपया पर हमको 28% टैक्स देना पड़ता था। मोदी जी ने पूरे गरीबों की चिंता किया और कहा कि अब तो इसको आगे बढ़ाओ। 2,500 रुपये तक का कोई भी कपड़ा का उत्पाद यदि बनकर निकलता है तो उसका टैक्स पूर्ण रूप से मोदी सरकार ने 5% पे लाने का काम किया। अब 28% टैक्स नहीं देना। घर हम बनाते हैं सीमेंट, जहां 28% टैक्स था, अब सोचिए 10% तो सीधा घट गया, 18% टैक्स पे। किसानों की चिंता, ट्रैक्टर हो, उससे मशीनरीज हो, फर्टिलाइजर हो, सबको 5% टैक्स पे लाने का काम किया। ये इतना बड़ा रिफॉर्म्स, हम लोगों का मानना है कि 93,000 करोड़ का लॉस, लेकिन हमारा मानना और मोदी जी का मानना है कि भारत पहले बचना चाहिए, बाद में हम टैक्स लगाते रहेंगे। भारत को बचाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, भारत में स्वदेशी अभियान जो बापू ने किया था, उस बापू के संदेश को, स्वदेशी अभियान को फिर से चालू करने के लिए हम टैक्सों को नीचे लाने का काम किए, जिसके माध्यम से पूर्ण रूप से ये भारत और बिहार विकसित होता है। और मैं दूसरी बात कह रहा था कि जीएसटी आने के बाद जो कल तक मेरी आबादी, मेरी कमजोरी थी, आज वो मेरी ताकत है। हम प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि हमने तो सब फैक्ट्री दे दिया झारखंड को, सारा टैक्स दे दिया झारखंड को। हमारे पास तो सिर्फ पानी था और बालू था, इसके बाद कुछ नहीं। इसको यूटिलाइज हमने किया नहीं था। बाद में इथेनॉल प्लांट हम लोगों ने शुरू किया, 17 इथेनॉल प्लांट शुरू हुए। आज मक्का, चावल, ये सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं बिहार में। जो हम 1,000 रुपया पे भी मक्का नहीं बेचते थे, आज 2,500 रुपया मक्का बेच रहे। 2,500 रुपया क्विंटल हमारा मक्का बिक रहा।
धान जो वेस्टेड धान था, जिसको हम कहते हैं खुद्दी के तौर पर हम जाने जाते थे, हम अपने इलाके में लोग को कहते टूटा हुआ चावल, उस वेस्टेज को हम जोड़कर इसमें डालते हैं और उससे इथेनॉल प्लांट से हमको उसका प्रोडक्ट मिलता है। तो साथियों, ये बदलता हुआ बिहार, मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसको याद करता हूँ कि जिस बेटी को, क्योंकि इसलिए बेटी कहा कि जो 2010 के आसपास 10 से 15 साल की होगी, उसको साइकिल और कपड़ा दिया गया, क्लॉथ दिया गया, वो बेटी आज मां बनने लायक, मां बन गई, क्योंकि उसका उम्र 30 साल से 40 साल के बीच में होगा, वो पक्का मां बन गई होगी यदि शादीशुदा होगी। अब उस बेटी को भी एक पूर्ण रूप से व्यवसाय की चिंता सरकार ने की। जीविका समूह, जीविका दीदी पूरे बिहार में आप सोच नहीं सकते हैं, जो रिफॉर्म्स नीचे में हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर नीचे में हमारी जो बहनें हैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और आज लगभग 56,000 करोड़ का पूरा मार्केट है उनका। और आप सोचिए कि उससे हमको जीएसटी के तौर पर लगभग 5,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी महिलाएं, जिसको लोग कहता है कि अशिक्षित है, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया, मुख्य धारा में नहीं है, अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, जैसे हम लोग थोड़ा साई भी है बिहारी, तो सब अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन जो बोलते हैं वो पूरे देश में छाए रहते हैं। जिसको भी आप देखिएगा वो पूरे देश में बिहारी छाया रहता है। और बिहार का एक अपना योगदान भी है देश के लिए, क्योंकि हम जो बेसिक नीड्स था हमारे पास नहीं था, तो आप देखिएगा कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी मिलेगा और पढ़ाने वाला टीचर भी बिहारी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो बाहर का। तो हम पूरी व्यवस्था, इतने बड़े डेंसस पॉपुलेशन को धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे, और उसका एक कारण है हमारे यहाँ समाजवादी सोच है, हमारे यहाँ आधुनिक सोच है। मैं ये मानता हूँ हमारे नेता जिन लोगों ने भी बिहार को सेवा दिया, वो एक समाजवादी धारा के साथ चले। कपूरी जी, लोहिया जी, इन लोगों के साथ उन लोगों ने काम किया, जेपी के साथ काम किया। रिफॉर्म्स अचानक नहीं हो सकते। अब जैसे 2 उदाहरण दूंगा, इससे आप समझिए। पटना में मैरीन ड्राइव बना, 2013 में इसका शिलान्यास हुआ, लगभग 8,000 करोड़ रुपया उसमें लगा साथियों। बिहार की सरकार ने अपने संसाधन से धीरे 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 करके लगभग 12 साल में पूरा किया। आज से 50 साल पहले, 50-55 साल पहले 1970 में मुंबई ने मैरीन ड्राइव बना दिया था। हम कल्पना कर रहे थे कि हमारे जमीन पर उतरे। उस समय यदि बनाना होता और यदि हम प्राइवेट कंपनी को सिर्फ दे दिए, तो जो 8,000 करोड़ रुपया लगा वो मात्र 3,000 करोड़ रुपया में बन जाता, ओनली 3,000 करोड़। मैदानता को हम लोगों ने जमीन दिया 14 में, प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया, अपने नहीं बनाया। हम लोगों ने कहा कि सरकार की भागीदारी 1/3 रहे, सरकार पेशेंट भेज सकता है, लेकिन हम लोगों ने प्राइवेट पार्टी को दिया और 2021-22 में उसने उद्घाटन करा। मेट्रो, पटना का मेट्रो, हमें लंदन एग्जाम्पल है, पूरे देश की दुनिया में सबसे पहला लंदन में मेट्रो चला, वो 1888 में उसने बनाया। भारत में भी अंग्रेजों के बाद में टेक्नोलॉजी को लेकर कलकत्ता में सबसे पहला मेट्रो चला कुछ इलाके, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत आगे बढ़ाने का काम, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को। मैं 2014 में नगर विकास मंत्री था सर, 14,462 करोड़ रुपया का योजना था। ये 2014 की बात कर रहा हूं। मैं डीपीआर लेके घूमते रहा, 2020 में आकर इसका स्वीकृति मिला। आज लगभग 5 साल हो गए, उसका एस्टिमेट
10 साल हो गए क्योंकि डीपीआर बना था 14 में, इसका एस्टीमेट बढ़कर हो गया 28,000। अभी हम 6 किलोमीटर चालू करने की स्थिति में हैं, क्योंकि वर्ल्ड के कई फोरम से हमको सहमति लेना था, जायका से लेकर सब। और क्योंकि भारत सरकार, बिहार सरकार सब अपने संसाधन यूज कर रहे थे, तो हम धीरे धीरे पैसा दे रहे। हमको 14 में इजराइल ने कहा था कि आप हमको दे दीजिए, 20 साल मैं चलाऊंगा, 1 रुपया मत लगाना, जमीन दे दो, 20 साल तक मैं चलाऊंगा, 20 साल के बाद आप मालिक बन जाना, 1 रुपया में मैं नहीं लूंगा, सारा संपत्ति आप। क्योंकि हमको प्राइवेट इंडस्ट्री की आदत नहीं है। आज धीरे धीरे रिफॉर्म्स बदले, एबिलिटी भी बदला। आज पटना से आप मोकामा जाते हैं तो पहला तो सरकार ने बनाया पटना से बख्तियारपुर, दूसरा जो रोड बना बख्तियारपुर से मोकामा, वो हाइब्रिड रोड बना। उसमें हम 40% सरकार देता है, 60% प्राइवेट पार्टी लगा। अभी हम 3 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं बिहार के तरफ से। कल भी आदरणीय मोदी जी ने जो पास किया साथियों, वो भी हाइब्रिड मोड है। मोकामा से मुंगेर, ये लगभग 9,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और उसमें से भारत सरकार 40% देगी, 60% वो एजेंसी के द्वारा लगेगी। तो अब जो समय है वो हाइब्रिड मोड का है, मेरा ये मानना है। अभी तो हम 100% बिजनेस की बात नहीं कर सकते, लेकिन अब यदि बिहार को पूर्ण रूप से इकोनॉमिक तौर पर खड़ा करना, तो जैसा कि दूसरे राज्यों ने बढ़ाने का काम किया। मैं फॉक्सकॉन से स्वयं बात करने गया, एप्पल जो बनाता है, तो मैंने पूछा कि आप बिहार चलो। उसने कहा क्यों चले बिहार, आप क्या फायदा दोगे, क्या सुविधा दोगे? तो मैंने कहा कि पानी दूंगा, जमीन दूंगा, इंसेंटिव दूंगा। कहा कितना इंसेंटिव दोगे? तो मैंने कहा कि 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 30% मैं दूंगा। कहा ये तो बहुत पुरानी बात है, मोदी जी आज से 15 साल पहले हमको गुजरात में दे चुके हैं, कुछ नया सोच के आइए। मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूं कि यार 80% से अधिक राशि कैसे दे दूं। बिहार जैसे राज्य में हूं जो पॉलिटिकल स्टेट है, जहां इस चीज की चर्चा ही रोज होती है। तो उसने बताया कि उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है, वहां हमको 92% इंसेंटिव दिया जा रहा है। उधर जाऊं कि आपके तरफ जाऊं? तो ये सोचिए, अब बदला हुआ भारत है, देश के सारे कोने से विकास की किरण दिख रही है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और बिहार, क्योंकि बिहार को तेज गति से चलना पड़ेगा, बिहार समान गति से नहीं चल सकता। समान गति से, क्योंकि इसने धीरे धीरे चीजों को स्थापित किया। 2 प्रॉब्लम थे, पैसा नहीं था, हमको भूखा नंगा समझता था लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ के काम करें, क्योंकि इस देश के श्रमिक भी हम ही हैं, इस देश के इंटेलेक्चुअल भी हम ही हैं, लेकिन हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमको अपने लिए काम करने की कल्पना अब आगे जमीन पर उतारना पड़ेगा। इसलिए जो नए वर्ल्ड की बात और न्यू बुक जो आया है राम माधव जी का, मैं जरूर सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और दुनिया कैसे रिफॉर्म्स कर रहा है, दुनिया कैसे आगे बढ़ रहा है, और कोई आज मैं नहीं कर रहा, 2000 वर्ष पहले इसने सब कुछ किया, इसी बिहार ने किया, और आगे बनाना है, यही कल्पना के साथ जाना है। क्योंकि ये भारत तभी श्रेष्ठ होगा जब बिहार श्रेष्ठतम में से एक होगा। और मैं धन्यवाद देता हूं महाराज जी, उन्होंने कहा पिछले 20 वर्षों में, मैं गर्व से कह सकता हूं, नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में यहाँ जीडीपी 15 टाइम्स डबल फिगर में रहा, देश के फिगर से ऑलवेज अधिक रहा। और आज भी, कल तक हम भारत में तीसरे स्थान पर थे,
अभी जीडीपी में हम दूसरे स्थान पर फिर आ गए, आज ही आ गए। तो साथियों हम लगातार बढ़ रहे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हो रहे, लेकिन आगे जनता का मैंडेट है, जनता को तय करना है और जनता जिस तरह सरकार चुनती है उसके हिसाब से ही लोकतंत्र आएगा। और कई चीजें ऐसी है जिसको बिहार की जनता बहुत खूबी जानती है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो रास्ते दिखाए उसमें सिर्फ एक मॉडल है, वो है डेवलपमेंट, नथिंग एल्स। कोई एक पार्टी दो जातियों को जोड़कर राजनीति करता हो, यहां 200 जातियों को जोड़कर एक पार्टी बनाई है, 200 जाति। आप सोचिए कितने इंटेलेक्चुअल को जोड़ना पड़ता है। इसलिए पूर्ण रूप से बिहार की जनता पर निर्भर करता है कि मैंडेट क्या देगा, लेकिन हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि हम लोगों ने जनता का विकास डिलीवर किया है, जनता पर भरोसा है। जनता को आगे भी बिहार को एक सशक्त बिहार बनाना है। मैं फिर से राम माधव जी को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत